हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ सहयोगीगण, प्रिय छात्र छात्राओं, आज 3:30 बजे एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। उसमें यूजीसी से एक पत्र आया हुआ था जिसमें 2 टॉपिक दिए गए थे। एक था कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का और दूसरा था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करीब 3 वर्ष पहले मैंने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया था और संयोग से आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुलपति जी के हाथों के द्वारा उनकी उपस्थिति में यह विधि पुस्तक विमोचित हुई है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हमारे हैं उसमें चौथे नंबर पर यह मेरी पुस्तक है, यह टाइटल उसमें आता है। सबसे पहला होता है रूल ऑफ लॉ, दूसरा होता है सेपरेशन ऑफ पावर, तीसरा होता है नेचुरल जस्टिस और चौथे नंबर पर जुडिशियल रिव्यू का हमारे यहां एक प्रिंसिपल होता है। 2 बातें इस पुस्तक के बारे में और बता दें। 18 दिसंबर 1947 को 1947 को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पहले फेडरल कोर्ट हुआ करती थी जो कलकत्ता में उसका हेड ऑफिस था, और उसके पहले प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी। बाद में जब हमारा संविधान बना तो हमने उसी को सुप्रीम कोर्ट के रूप में ट्रांसफर कर लिया नई दिल्ली में। उसके जो पहले चीफ जस्टिस थे एच.जे. कानिया, बाद में उनके पुत्र भी चीफ जस्टिस हुए थे। उन्होंने 18 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि चाहे आप जैसा भी संविधान बना लें, यदि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी नहीं होगी तो उस संविधान का कोई बहुत मतलब नहीं होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वायत्तता सबसे महत्वपूर्ण होती है और वो इंडिपेंडेंस हमारे इसी जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल से उसको मिलती है। इसको सबसे पहले एक अमेरिकन जूरिस्ट हुए हैं, वहां के चीफ जस्टिस भी थे, 1803 में चीफ जस्टिस मार्शल, उन्होंने इस प्रिंसिपल को सबसे पहले स्पष्ट किया था कि इसका मतलब क्या होता है। और एक शब्द में उन्होंने कहा कि यदि विधायिका और कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य करते हैं जो संविधान के मूल्यों के विपरीत हो, संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत हो, संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत हो, उसके प्रावधानों के विपरीत हो, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल से नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देती। यह हुई हमारे पुस्तक के संबंध में बात। 2 बातें और मैं कहना चाहूंगा, अभी समय है ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में 2 घटनाएं मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो 3 बजे जब वेबिनार होगा तो उसमें करीब आधे घंटे का टाइम मेरे पास है, तो उस समय मैं डिस्कस करूंगा उसको। 2 घटनाएं। आपके अगल बगल कई राज्य 1947 के आसपास आजाद हो रहे थे, हमारा देश आजाद हुआ और उसी समय यह प्रश्न उठा कि संविधान बनना है क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अब प्रश्न यह उठा कि इसकी ड्राफ्टिंग होनी है, और ड्राफ्टिंग सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी दस्तावेज के बारे में। सरदार पटेल और पंडित नेहरू इस संबंध में वार्ता करने जाते हैं महात्मा गांधी के पास, और महात्मा गांधी से कहते हैं कि बापू, ड्राफ्टिंग संविधान की होनी है और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस व्यक्ति को इसका चेयरमैन बनाया जाए। और आपको ताज्जुब होगा कि महात्मा गांधी 1 से 1.5 मिनट मौन हो जाते हैं और वो कहते हैं
कि भारत में भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको अंग्रेजी भी आती है, आप जाइए उससे निवेदन करिए, और वे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। शायद वो माने शायद वो न माने, ये दोनों लोग जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। निवेदन करने के पश्चात अम्बेडकर साहब मान जाते हैं कि मैं चेयरमैन का काम करूंगा। एक और घटना, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए अंतिम दौर में, और वहां इनके गुरु, क्योंकि बेसिकली ये अर्थशास्त्री थे, वहां इनके गुरु एडविन स्टिगमेंट से इनकी मुलाकात होती है, और एडविन स्टिगमेंट ने लिखा अपने सुविनियर में कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला व्यक्ति पहला भी अम्बेडकर है और अंतिम भी अम्बेडकर है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। B.R. अम्बेडकर के बारे में ये दो घटनाएं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, और जो व्यक्ति इतना साउंड माइंड का हो, इतना लीगल माइंड का हो, वो अगर संविधान की संरचना करता है, अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की बात स्वीकार करता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना बढ़िया होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसी समय उनके समकक्ष सर आइवर जेनिंग्स थे, और वो कई देशों में उनको इनवाइट किया जाता था कि हमारे यहाँ का संविधान आप बनाइए, लेकिन वहां पर हमारे देश का संविधान, क्योंकि बापू ने कहा कि ये हमारा संविधान है, ये अपनों के द्वारा बनना है, अपनों के द्वारा इसको स्वीकार होना है, इसलिए B.R. अम्बेडकर साहब के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और एक और घटना आपको सुना दें संविधान के बारे में। उन्होंने कहा, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनने लगी तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति मुझे चाहिए, और आप अपने हिसाब से कर लीजिए कौन कौन कमेटी में होगा, और वो थे B.N. राव। B.N. राव को उन्होंने लगभग 60 देशों में भेजा था, 60 देशों के संविधानों की स्टडी किया उन्होंने, और स्टडी करने के बाद ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करने के बाद उसको B.R. अम्बेडकर साहब को सौंप दिया गया कि अब आप इस पर निर्णय लीजिए कि किस प्रावधान को हटाना है, किस प्रावधान को रखना है, वो हमारा भारतीय संविधान है। और दो आत्माएं इसकी, नंबर 1 डिग्निटी ऑफ इंडियंस, डिग्निटी ऑफ इंडियंस, यूनिटी फॉर इंडिया। ये दो मूल तत्व हैं हमारे भारतीय संविधान के, कि यहां पर नागरिकों के डिग्निटी के बारे में बात की गई और यूनिटी के बारे में बात की गई। यह सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य देश का होगा, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ का नागरिक हूं, मैं यहाँ का निवासी हूं। हम लोग, अभी तो टाइम है, हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं, कई जूरिस्ट कहते हैं कि संविधान बहुत बड़ा हो गया, कई कहते हैं कि बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कई कहते हैं कि कट एंड पेस्ट है। अरे भाई, जब हमारा संविधान 1950 के आसपास आएगा, 1946 से बनना शुरू होगा, तो उसके पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उनको तो हम देखेंगे ही ना, उन पर तो हम दृष्टिपात करेंगे ही ना। और जहां से मुझे अच्छी अच्छी चीजें लगी, जहां से भी जिस प्रावधान को हमने देखा कि ये बहुत अच्छा है अन्य देशों में, वहां पर वो अच्छे ढंग से काम कर रहा है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। तो इसमें बुराई कहां से? और लास्ट में जिस दिन इसको अडॉप्ट करना था, अम्बेडकर साहब ने कहा कि संविधान आज भारतवासियों को सौंप दिया जा रहा है संविधान सभा के द्वारा, और यह संविधान अगर इसके क्रियान्वयन में, अगर इसके अनुपालन में कोई गड़बड़ी होती है तो संविधान का दोष नहीं है, वो हमारे संवैधानिक प्रावधानों का दोष नहीं है, वो दोष होगा क्रियान्वयन करने वाली अथॉरिटी का। और वो अथॉरिटी विधायिका हो सकती है, कार्यपालिका हो सकती है किसी न किसी माध्यम से। और एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि आज की तारीख में भी विधायिका से विश्वास जनता का टूट सकता है, कार्यपालिका से विश्वास जनता का टूट सकता है,
लेकिन न्यायपालिका से विश्वास कभी नहीं टूटेगा। और यदि कोई समय ऐसा आया कि हमारी जुडिशरी के बारे में लोग कुछ कमेंट करने लगे, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा, संविधान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और पुनः एनार्की फैल जाएगी। एक बात यह भी आती है कि भाई न्यायपालिका में कहां से बहुत अच्छे लोग हैं। निश्चित रूप से मैं इसको कह सकता हूं इस डायस से, वो भी हाड़ मास के व्यक्ति हैं, उनका भी परिवार है, वो भी इसी समाज में रहते हैं। तो 2-4% प्रभावित हो जाना, इससे यह हम नहीं कह सकते कि न्यायपालिका अपने जुडिशियल एक्टिविज्म, एक नया शब्द बना हुआ है हमारे देश में, उसके कमिटमेंट को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है कई एक्सपर्ट के द्वारा कि न्यायपालिका ज्यादा सक्रिय हो गई है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को, क्योंकि वो ओथ लेते हैं, संविधान का ओथ लेते हैं, इसलिए उस संविधान को सुरक्षित करने